નમસ્કાર, TV9 ની ખાસ મુલાકાતમાં આપનું સ્વાગત છે અને આજે આપણે વાત કરીશું ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી રઘુ શર્मा સાથે। रघु जी, आपका खूब खूब स्वागत है। नमस्कार सर, एक दायित्व मिला है प्रभारी के तौर पे, आप पूरे गुजरात का ब्यौरा भी कर रहे हैं, दौरा भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है, कांग्रेस को फिर से कैसे लाएंगे राजनीति के मैदान में? कांग्रेस तो यहाँ मैदान में है। हाँ 27 साल से ज्यादा हाँ हम लोग यहाँ सत्ता में नहीं है। उसके बावजूद हमारी प्रेजेंस गुजरात के कोने कोने में है। इसलिए थोड़ा एफर्ट्स करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, सही आदमी को सही जिम्मेदारी देना है। और मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से हमने प्लानिंग की है, क्योंकि पिछली बार भी हम सत्ता के करीब पहुंच के रह गए थे जी। और बीजेपी दावा कर रही थी कि हम 150 प्लस जीतेंगे, लेकिन वो 100 के नीचे रह गए। ये अलग बात है कि बाद में उन्होंने तोड़फोड़ की राजनीति की, जो भी किया गुजरात की जनता के सामने है जी। लेकिन हम 80 के फिगर तक तो पहुंच गए थे पिछली बार। बिल्कुल। हमारा प्रयास होगा इस बार कि 125 प्लस सीट गुजरात में कांग्रेस जीते। पर सर, जब आप बात कर रहे हैं कि पिछली बार आपने कोशिश भी की थी, पिछली बार इतने सारे आंदोलन भी थे और उसके बाद भी आप 80 के आसपास आए और उसके बाद भी कांग्रेस टूटी, तो इस बार ऐसा क्या जादू कांग्रेस करेगी लोगों के बीच में कि आप 125 के आसपास आएंगे? यही तो इलेक्शन इंजीनियरिंग है, यही तो माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट है। मतलब अभी तक नहीं हुआ था कांग्रेस में? हुआ होगा, उससे बेहतर करेंगे। मैं पिछली बार की जो प्रयास थे उनको कम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हमें उससे बढ़ के आगे काम करना है, क्योंकि हमने सारे प्रयास किए। हर चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी करती, कांग्रेस ने भी किए होंगे। 80 तक हम पहुंचे। इन लोगों को जो ये सपना देख रहे थे 150 सीट का, वो डाउन हुए, 51 सीट डाउन हुए, 99 पे आए। अब की बार क्योंकि जिस ढंग से 2017 में इनको मैंडेट दिया गुजरात की जनता ने, 5 साल के लिए सरकार बनाई। 5 साल जिन लोगों के चेहरे को लेके चीफ मिनिस्टर बना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, मिनिस्टर बने, 4 साल बाद बीजेपी ने कहा ये निकम्मे हैं। अच्छा, ऐसा तो बीजेपी ने कहीं कहा नहीं है। बदलने का रीजन क्या है? किसी आदमी को रिप्लेस अगर करने की परिस्थिति पैदा होती है, इसका मतलब ये स्वीकार करना है। बोलेगा कौन? तो कांग्रेस ये मानती है कि बीजेपी की फेलियर थी। बीजेपी की 100% फेलियर थी। 4 साल तक वो अच्छी सरकार नहीं दे पाए, इसकी स्वीकारोक्ति बीजेपी ने की है। और ये चुनाव का साल है, सब जान रहे हैं। अब जो परिवर्तन किया है वो चुनाव जीतने की गरज से किया है इन्होंने। अगर गुजरात की जनता का ख्याल था तो फिर 4 साल सो रहे थे क्या आप? क्योंकि जब इतना बड़ा सर्जरी होता है, एक आदमी निकम्मा हो सकता है, एक आदमी गलती कर सकता है, सारी की सारी कैबिनेट गलती करे, इसका मतलब सरकार ठीक नहीं दे पाए आप। बदलने का कारण गुजरात की जनता को बताना चाहिए बीजेपी को कि हमने ये कारण थे जिसकी वजह से पूरी सरकार को बदला। और इतना लेट क्यों बदला? अगर मॉनिटरिंग होती, भारतीय जनता पार्टी भी एक पार्टी है। भाजपा का एक्सपेरिमेंट देख के तो कांग्रेस ने भी अन्य राज्य में एक्सपेरिमेंट किया ना, तो उसको आप क्या कहेंगे? नहीं, हमने कहीं नहीं किया। पूरी सरकार का चेहरा कहीं नहीं बदला है। मंत्रिमंडल में 2 लोगों को निकालना और 4 लोगों को जोड़ना, ये अलग बात होती है। लेकिन पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को, चीफ मिनिस्टर भी निकम्मा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी वही, और पूरी सरकार, उसको बदलना पड़े, इसको क्या कहेंगे आप? आप बताइए, आप क्या कहेंगे? भाजपा तो यही कह रही है कि उन्होंने कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं किया है, जो नए लोग थे उनको एक दिशा दी है। कांग्रेस इस बात को किस तरह से देख रही है? बीजेपी तो यही कहेगी, लेकिन आम आदमी की नजर से बीजेपी देख नहीं सकती ना। उनको तो सावन के अंधा होता है ना, जो सावन में उसको हरा ही हरा नजर आता है। वो सोचते हैं हम जो करते हैं वही सही है। लेकिन पब्लिक की नजर से, ऑपोजिशन की नजर से हम ये कहना चाहते हैं कि वो फेल हो गए। सदी की भीषणतम महामारी आई कोविड, यहाँ हजारों लाखों लोगों की जिंदगी चली गई। पर वो तो पूरे देश में था ना रघु जी। लेकिन गुजरात के हालात भयावह थे। यहाँ तो आंकड़े मुंबई में भी थे, वही आंकड़े दिल्ली में भी थे। आप जहाँ से आ रहे हैं राजस्थान में, वहाँ पे भी तो उस वक्त तो शायद आप आरोग्य मिनिस्टर भी थे। राजस्थान का जो कोविड प्रबंधन था जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी सारे चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में तारीफ की कि आप इनको फॉलो करिए, ये जिस ढंग से मैनेजमेंट कर रहे हैं। हमारे राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में नहीं गया जी। हमारे राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन का ब्लैक नहीं हुआ। हमारे राज्य में रेमडेसिविर
अस्पताल में था। तो आप ये हमारे कहना राज्य चाह रहे हैं में रघु जी कि गुजरात के अंदर कोविड के दौरान यहाँ पे जो इंजेक्शन थे उसका कालाबाजारी हुई है। ये तो पूरा गुजरात जानता है। जो इंजेक्शन 6,000 का, हम तो एक पैसा नहीं ले रहे, फ्री में लगा रहे हैं राजस्थान में। जी आप पता कर लीजिए। और फिर जो फिगर बिल्कुल गुजरात की सरकार ने दिया कि ये कोविड में डेथ का फिगर है 10,000, उसको बढ़ा के फिर 22,000 या 20,000 क्यों कर दिया? फिर भाजपा तो ये कह रही है ना कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि अगर आपके पास कोई भी एविडेंस है, अगर आप एडमिट हुए हैं सुप्रीम तो कोर्ट भी- अगर गाइडलाइन नहीं देता, इंटरवीन नहीं करता, तो गुजरात के लोगों को अपने हाल पे छोड़ तो देती आपका गुजरात की ये सरकार। आरोप है कि भाजपा ने गुजरात में आंकड़े भी छुपाए हैं। हमारे लोग कोविड न्याय यात्रा निकाल रहे हैं पूरे गुजरात में, घर घर जा रहे हैं, लोग फॉर्म भर के दे रहे हैं। 1 लाख के करीब फॉर्म तो भर के दे चुके, और ये कैंपेन चल रहा है। तभी तो हमारे नेता राहुल गांधी ने ओपनली कहा है कि 3 लाख से कम लोगों की मृत्यु नहीं है गुजरात में। हम मांग करते हैं कि उनको 4 लाख उनकी फैमिली को खड़ा करने के लिए वापस जी 4 लाख का कंपनसेशन दे गुजरात की सरकार। जी। और जो कांग्रेस रूल स्टेट है उन्होंने एग्री किया है इसको कि हम रेडी हैं। लेकिन ये जो राष्ट्रीय आपदा कोष है, पहली बार हुआ देश के इतिहास में बिल्कुल। तो कि राजस्थान जहां क्या ऑर्डर कर रही है? निकला, राजस्थान कर रही है 4 लाख देने हमने वाली है। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। इसमें जो 4 लाख का पैसा देना है उसमें 3 लाख भारत सरकार को देना है। ये नियम बने हुए हैं। 1 लाख राज्य सरकार देगी। हमने ऑफर दे दिया उनको। जी हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऑफर दिया, पंजाब की सरकार ने ऑफर दिया उनको। मतलब कांग्रेस की जितनी जितनी सरकारें हैं हम जहां रेडी हैं, राज्य में हम रेडी वो हैं। रेडी हैं 4 लाख मुआवजा देने के लिए। बिल्कुल रेडी है। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा शासित जो राज्य हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो पहल की नहीं है। एक भी बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी हो, ऑफर दिया हो जी कि हम राज्य का हिस्सा 1 लाख देने को तैयार हैं, आप 3 लाख दीजिए। न सिर्फ गुजरात के, पूरे देश के हालात कोरोना के समय में सबने देखे थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि कोरोना के बाद गुजरात में इलेक्शन आए, महानगर पालिका, नगर पालिका के अंदर, उसमें भी कांग्रेस अच्छे से परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जितनी जो 6 महानगर पालिका थी, नगर पालिका थी, वो सारे चुनाव गुजरात में आए हैं, वो कोरोना फेज 2 के बाद आए हैं। कांग्रेस क्यों चुनावों में परफॉर्म नहीं कर पाती है? कि कांग्रेस संगठनात्मक रूप से हमसे कई चूक हुई होगी, उसी को हम देख रहे हैं अभी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जनहित के मुद्दे उठाती है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जनता से जुड़ी हुई है, और एकदम जब लोकशाही सिस्टम से यहाँ पे जब वोटिंग होती है तो उसमें कांग्रेस क्यों नहीं जीतती है? नहीं, कुछ कमियां रही होगी, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ। जी लेकिन इसका मतलब ये एंड नहीं है। हर हार के बाद में जीत की तरफ कांग्रेस बढ़ती है। हमारी प्लानिंग इसीलिए आप देख रहे हैं, पिछले डेढ़ महीने से मैं घूम रहा हूँ, जी गुजरात के तालुका में जा रहा हूँ, जिलों में जा रहा हूँ, हमारी पार्टी के नेता जा रहे हैं सब जगह। हम लोग क्या कमियां रही उनको देखेंगे, उनको ठीक करेंगे, और हमारा असली गोल 2022 के चुनाव का है। बीजेपी की फेल्यूर्स कम है क्या? 27 साल जिस पार्टी की सरकार गुजरात में हो, बेरोजगारी का इंडेक्स अगर वहां बढ़ रहा है तो कांग्रेस तो जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। जी। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, तो ये मान सकते हैं कि जब केंद्र के अंदर या राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा विपक्ष की भूमिका में बहुत मजबूत था, और अब जब भाजपा की सरकार केंद्र में और राज्य में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो भूमिका होनी चाहिए विपक्ष की वो नहीं बन पा रही, और वही मुद्दे हैं कि लोग भी परेशान हो रहे हैं। देखिए कोविड मैनेजमेंट में ये लोग फेल रहे। बेरोजगारी प्रदेश की कम ये नहीं कर पाए। महंगाई इनके जमाने में कम होने के बजाय 7वें आसमान पे पहुंच गई। आज शिक्षा का बजट डबल करना चाहिए था, क्योंकि इस प्रदेश में गरीब लोग भी रहते हैं, इसमें मध्यम वर्गीय परिवार भी रहते हैं। यहाँ पे हर वर्ग का आदमी है जिसको सरकार की तरफ से शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। पैसे वाले लोगों के लिए व्यवस्था है, जी इसी तरह चिकित्सा की व्यवस्था, उसको मजबूती देने का काम है। आज बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। जो पेरेंट्स जिनकी हैसियत नहीं है, बिल्कुल 2-2, 4-4 लाख रुपए खर्च करके अपने बच्चे को कोचिंग करवाते हैं, मेहनत करते हैं, यहाँ आके वो परीक्षा देता है वो, और वो लगातार पेपर लीक हो जाए 9 बार, बिल्कुल कितना बड़ा जुल्म है। मैं तो ये मांग करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जरा सी संवेदनशीलता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बची है। तो जो 1.5 लाख लोग अभी जो पेपर लीक हुआ लेटेस्ट,
1.5 लाख लोगों ने पेपर दिया है वो। उनके परिवारों की हालत पूछो जी। कि तुम्हारा कितना पैसा खर्च हुआ है, उनको आप पैसा कंपनसेट क्यों नहीं करते हो? गलती आपकी है, वो सजा वो परिवार भुगतेगा। बिल्कुल ये लगातार हो रहा है। रघु जी, यही पेपर लीक पे ही मुझे आपसे और भी बात करनी है। हालમાં समय થયો છે એક વિરામનો। બ્રેક બાદ ફરી એકવાર આપ સૌનું સ્વાગત છે। रघु जी, जो हम बात कर रहे थे पेपर लीक की, स्वाभाविक है बहुत ही बड़ी ये कह सकते हैं, ये हम डेंट कह सकते हैं, या तो काफ़ी सारे युवाओं के फ्यूचर के साथ एक भद्दा मजाक भी हम कह सकते हैं जो सिस्टम से हुआ है। मेरा सवाल ये है, 10 दिन के पहले ये घटना हुई थी, आम आदमी पार्टी ने भी प्रोटेस्ट किया, युवा जो जितने स्टूडेंट्स थे वो भी मैदान में आ गए। कांग्रेस 2 दिन पहले बतौर विपक्ष 3 बजे सरकार को आवेदन पत्र देती है। ये क्या सिर्फ, मतलब मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि सर कांग्रेस के जो प्रोग्राम है वो टिक मार्क के लिए हो रहे हैं कि लोगों को ये एहसास क्यों नहीं होता है कि कांग्रेस हमारे साथ है? नहीं, हमारी स्टूडेंट विंग है NSUI, उसने ये मुद्दा उठाया है, हमारी पार्टी के नेताओं ने उठाया है। आपके सर पार्टी के नेता 2 दिन मैंने पहले उठाया गए खुद थे, ने। बिल्कुल आप यहाँ पे होंगे तभी आपके पार्टी के नेता 2 दिन पहले गए जब ऑलरेडी सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी थी। आपको मैं सर, मेरा सवाल ये है कि लोगों, विपक्ष की एक भूमिका होती है कि वो जनता के मुद्दे उठाएं, जनता को ये लगे कि जहां हमारे साथ गलती हो रही है या जहां हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, बतौर विपक्ष वो हमारे साथ खड़े रहें। ये एहसास गुजरात की जनता को करवाने में कांग्रेस कहीं ना कहीं फेल हुई है, ऐसा आपको लग रहा है? दिल से जवाब दीजिए। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। कांग्रेस पार्टी बराबर मुद्दे उठाती आई है, इस मुद्दे को भी कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, और आज मूक पार्लियामेंट हुई, असेंबली हुई, जी। उसमें भी इस मुद्दे को उठाया गया। NSUI ने इस मुद्दे को उठाया, मैंने भी इस मुद्दे को उठाया है। सवाल ये है कि असली मुलजिम, असली अपराधी कौन है और आप किस पे कार्रवाई कर रहे हो? कब बीजेपी की सरकार हिम्मत के साथ असली कल्पिट को सजा देने के लिए आगे आएगी? बिल्कुल। आने वाले दिनों के लिए कांग्रेस ने कोई गाइडलाइन बनाई है कि कौन से कार्यक्रम किए जाएंगे, क्योंकि ये जो 2022 का पूरा साल है वो चुनावी साल है। 100% एजुटेशनल प्रोग्राम होंगे, आंदोलन करना होगा, आंदोलन करेंगे, गिरफ्तारी देनी होगी, गिरफ्तारी देंगे। आज मुद्दे इतने ज्यादा हैं गुजरात में, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हम प्रतिपक्ष में हैं, लेकिन हम जनहित के मुद्दों पे अपनी भूमिका से मुंह नहीं मोड़ सकते। इस बात का एहसास कांग्रेस पार्टी को है। कि मगरमच्छ बच जाते हैं, मछलियां पकड़ के छोड़ दिया जाता है। यही कह रहा हूं मैं, ये पेपर लीक में भी यही हो रहा है, मछलियों पे कार्रवाई हो रही है, और जो असली लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो पकड़ से बाहर हैं। क्यों बचाना चाह रहे हैं? कौन है इसके पीछे? कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि वर्तमान सरकार है वो हर मोर्चे पे फेल है। 100% जब महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं, और उसके बाद आप मुआवजा ढंग से दे नहीं रहे हो, अलग अलग यार्डशीट दे रहे हो, तो फिर मुद्दा कौन सा रहता है एक आम आदमी का? तो ये सारे मुद्दों को क्या आप इलेक्शन में एनकेस कर पाएंगे? हम जनता की आवाज बनेंगे और ये मुद्दे उठाएंगे। गुजरात के एक एक तालुका में आपको आने वाले समय में इन्हीं मुद्दों के साथ कांग्रेस खड़ी नजर आएगी। ये मैं ये भी जानना चाहती थी, क्योंकि आप काफ़ी अभी प्रवास कर रहे हैं और आपने ये भी बोला कि हमारी जो चूक रह गई होगी उसको हम आने वाले दिनों में सुधार करेंगे। आप जब से आए हैं, क्या आपने कोई स्टडी की है कि आखिर कांग्रेस में ऐसी क्या कमी रह जाती है, या तो कहाँ कहाँ गलतियां हुई अभी हैं? वही रिव्यू हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तालुका वाइज। मैं खुद बैठ रहा हूँ रोज, कम से कम 8-8, 9-9 घंटे हम बैठ रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। हमारा संगठन का कुछ कॉमन पॉइंट आ रहे हैं कि कहाँ चूक रह जाती है? देखिए, ये तो हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है, इसको मैं प्रेस के माध्यम से तो नहीं बोल सकता, लेकिन हमें मालूम है कि हमें कहाँ सुधार करना है, सेंध कहाँ पड़ी है। यस। तो उसको कैसे बदलेंगे? आप समय आने दो, आने वाले 2-3 महीने में आपसे खुद से मैं मिलूंगा और आप कहोगे कि कांग्रेस के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, नया संगठन खड़ा हो गया। ये ग्रास रूट तक इसकी सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से हमारी टीमें खड़ी हो गई, तब तो मानेंगे कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। गुजरात की जनता को ये लगना चाहिए ना रघु जी, क्योंकि जो वोट है वो जनता देती है। जनता को ही लगेगा ये, मैं चैनल को नहीं बताना चाह रहा हूँ। गुजरात की जनता को एहसास होगा जब ग्रास रूट पे इन मुद्दों को लेके कांग्रेस का कार्यकर्ता सामने खड़ा होगा, गुजरात के हर तालुका में खड़ा होगा,
पर हर रघु शहर जी- में खड़ा होगा, जी जी तो गुजरात की जनता ही तो रहती है वहाँ। रघु जी, लेकिन आपकी ही पार्टी में से बार बार आपके सीनियर लोगों से भी मैं मिलती हूँ, आपके जो वर्कर्स हैं उनसे भी मिलती हूँ, उनका एक कॉमन उनका एक कयास ये आता है कि इलेक्शन के टाइम पे जो आप कैंडिडेट चूज करते हैं, आधा मार तो कांग्रेस वहीं पे खा जाती है। कैंडिडेट को लेके जो लड़ाइयाँ होती हैं, आधी तो आप जंग वहीं पे हार जाते हैं। इस बार कैंडिडेट के चेहरों के लिए कोई क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है? क्राइटेरिया से कभी चेहरों का चयन नहीं होता है। तो कैसे होता है? इलेक्शन में तो विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया होता है। जीतने वाले चेहरों की तलाश होनी चाहिए, हमारे को भी वही तलाश है, और हम ढूंढेंगे कि जो आदमी बेस्ट पॉसिबल कौन है, जिसको जनता भी चाहती हो, जिसके साथ वर्कर भी हो और जो जीत भी सकता हो, उसी प्रयास में हम काम कर रहे हैं। हमेशा ये देखा गया है कि आपके वहाँ कैंडिडेट का जो चयन प्रक्रिया होती है, यहाँ पे भी आपके लोग बैठते हैं, आपकी कमेटी बैठती है, लेकिन फाइनल तो ना हेडक्वार्टर से, दिल्ली से ही होता है, दिल्ली दरबार से, और फिर यहाँ पे नाराजगी आती है, और यहाँ पे फिर वो जो चुनाव होता है वो रिवर्स गियर में चला जाता है। इस बार कोई नया मॉडल इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? ये जो चयन के बाद में नाराजगी की बात आप कर रहे हैं, ये कांग्रेस पे ही लागू नहीं होता, हर पॉलिटिकल पार्टी पे लागू होता है। बीजेपी में कौन से माला पहना देते हैं जाते ही, पर बीजेपी जीत जाती है ना, ये तो कांग्रेस हार कैंडिडेट- जाती है। ये कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से परिवार के लोगों को एक साथ लेके चलता है, कैसे जनता का विश्वास अर्जित करता है। हम हर जगह तो नहीं हार रहे, हम बहुत जगह जीत भी रहे हैं ना। नहीं, मैं इसलिए आपकी बात, देखिए गुजरात के लिए मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि गुजरात में काफी अरसे से, या मैं ये कह दूं कि कांग्रेस नहीं है, या तो मैं ये कह दूं कि बीजेपी शासन कर रही है, इसलिए सवाल जो उठ रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस के अस्तित्व को लेके उठ रहे हैं। मेरा ये पूछना है कि क्या रघु शर्मा इस बार कांग्रेस के अस्तित्व को बचा पाएंगे, या लोगों के बीच में फिर से सजीवन कर पाएंगे? देखिए, मैं तो एक कोऑर्डिनेटर हूँ, गुजरात की कांग्रेस के नेता वही बचाएंगे गुजरात के अस्तित्व को। पर गुजरात की हम कांग्रेस की कैटलिस्ट जो हो सकते हैं, हम मोटिवेटर हो सकते हैं, हम आला कमान और यहाँ के स्थानीय नेताओं के बीच में एक संदेशवाहक हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये लड़ाई गुजरात की कांग्रेस को लड़नी है, और हम उसको मेंटली और ऑर्गेनाइजेशनली प्रिपेयर कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप कोच की भूमिका में हैं, जीतना के हारना वो तो कप्तान पर निर्भर करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी पार्टी की तरफ से यहाँ जिम्मेदारी मेरे को दी है, अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट हो जाए, अच्छे लोग उम्मीदवार बने, पार्टी का ढांचा खड़ा हो जाए, इसको मॉनिटर करने का ही तो काम है मेरा। कि कांग्रेस में क्या सब लोग एकजुट होकर कोई एक निर्णय पे आते हैं? बिल्कुल आते हैं, तभी देखिए, कांग्रेस इस समय कठिनाई के दौर से गुजर रही है, पूरे देश में गुजर रही है, सच्चाई है। जी। लेकिन ये भी सच्चाई है कि पूरे देश में बीजेपी की 2 ही सीट थी। ये उतार चढ़ाव, हमने 136 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, आज भी हमारी प्रेजेंस गुजरात में भी 27 साल से नहीं है, तो हर गांव में और हर टाउन में कांग्रेस पार्टी तो जिंदा है आज भी, वरना 27 साल में तो खत्म हो जानी चाहिए थी कांग्रेस। बीजेपी सरकार है, उसका मुकाबला अगर कोई नेता कर रहा है, हर मुद्दे पे घेर रहा है इनको, तो राहुल गांधी है वो। एक भाजपा का ये भी आक्षेप है कि जब जब चुनाव आते हैं कांग्रेस मंदिरों की तरफ मुड़ती है, कांग्रेस भक्ति करती है। इस आक्षेप के लिए आप क्या? भारतीय जनता पार्टी ने ठेका लिया है कि मंदिरों का। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, पिछले 35 साल से ज्यादा हो गए। मैं हर रोज पूजा करता हूँ मेरे घर पे, मैं हर रोज मंदिर जाता हूँ, मेरा पूरा परिवार जाता है। ये ठेका उनका कब से हो गया? हम मंदिर जाएं, हम मस्जिद जाएं, हम गिरजाघर जाएं, ये तय बीजेपी नहीं करेगी, ये हम करेंगे तय। और ये हमारी मान्यता रही है। क्या बीजेपी, कांग्रेस के लोगों को अधिकार नहीं है मंदिर में जाने का? ये बीजेपी कैसे बोल सकती है? तो बीजेपी बोलती है, बोल रही तो बोलने दो, हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम करे। रघु जी, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, मुझे बात करनी है। हाल समय थयो छे एक विरामनो। ब्रेक बाद फरीकवार आप सौનું स्वागत है। रघु जी, अब हम सीधी बात कर रहे हैं गुजरात के चुनाव की, चुनावी मैदान की। जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पे परफॉर्म किया है, प्रतिपक्ष के तौर पे भी कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि वो एक वीक परफॉर्मेंस है, और शायद यही वजह है कि हम आम आदमी पार्टी भी गुजरात में अपनी जगह बना रही है। देखिए, आप आम किस तरह से आदमी देखते पार्टी हैं? और ये दूसरी पार्टियां चुनावी पार्टियां हैं, जब इलेक्शन आता तब ये आती है। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, बीजेपी 80 में हुई, बीजेपी का जन्म 1980 में हुआ, हम 1985 से हमारी पार्टी का इतिहास है पूरा।
ये जहां जहां भी चुनाव होंगे वहां ये पार्टियां पहुंच रही है। अब लोग भी समझ रहे हैं धीरे-धीरे। लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी भी आपके ऊपर आक्षेप करती है कि आप भी गुजरात में बीजेपी की बी टीम है। तो किस तरह से आपके लिए इस बार चुनावी मैदान में सिर्फ भाजपा नहीं है, भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, तो नहीं, किससे देखिए, लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को ही नहीं मानता हूँ, ना कोई दूसरी पार्टी है। चुनाव में आते हैं और वो सरकार बनाने की हैसियत रखते हैं क्या? आम आदमी पार्टी गुजरात में वैकल्पिक पार्टी है क्या? आज सवाल ये है। कॉर्पोरेशन में मुकाबला परफॉर्म किया है। कॉर्पोरेशन से विधानसभा के चुनाव की भूमिका तय नहीं होती। आप बताइए मेरे को, 182 सीट है गुजरात में, 182 सीटों में क्या प्रेजेंस है आम आदमी पार्टी की? मतलब विकल्प कांग्रेस कौन है? कांग्रेस विकल्प आम कांग्रेस आदमी है। पार्टी को विकल्प कांग्रेस कोई भी है। वो अब चैलेंज नहीं मान रही है। कांग्रेस को आप डैमेज करने के लिए आ रहे हो, तो बी टीम आप हुए या कांग्रेस हुई? डैमेज करने कौन आ रहा? आम आदमी पार्टी आ रही है। तो बी टीम कौन हुई? बीजेपी की, आम आदमी तो पार्टी। आपका कांग्रेस तो कैसे? वोट रेशियो कम हो रहा है ना गुजरात में, अगर आप मनपा हमारा की, अगर कैसे आप वोट रेशियो कम हो रहा है? हमारा वोट रेशियो है और हमारी 66 सीट है, ये सच्चाई है। रघु जी, शायद पिछले आपने चुनाव- गांधीनगर मनपा के जो चुनाव के परिणाम आए हैं उसका एनालिसिस नहीं किया है। किया है मैंने। अगर आप एनालिसिस अब मैं करेंगे बता तो रहा हूँ आपका आपको, जो वोट रेशियो आप मेरे है बताइए, जी, हमारा 46% वोट आया बीजेपी को, 28% वोट आया कांग्रेस पार्टी को, 23% वोट आया आम आदमी पार्टी को। यही है ना वोट परसेंटेज। तो ये इसलिए हुआ, 46 के अगेंस्ट में अगर ये दोनों वोट को जोड़ते हो तो 54 होता है। पब्लिक मैंडेट कहाँ है बीजेपी के पास? लेकिन एक पार्टी आती है अचानक, वो कांग्रेस के वोट पे डेंट डालती है, तो बी पार्टी कौन हुआ? ये एंटी बीजेपी वोट है। 46 के बाद का जो 54% वोट है वो एंटी बीजेपी वोट पर है। ये तो मान रहे हैं ना रघु जी कि एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा कांग्रेस को मिलने की जगह, यहाँ माफ कीजिएगा, एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा कांग्रेस को मिलने की जगह इकाइयों के चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। देखिए, हर चुनाव का अलग अलग मिजाज होता है। जब विधानसभा के चुनाव आएंगे ना, तो सारी तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। वहाँ मुकाबले में सिर्फ कांग्रेस बीजेपी रहने वाले हैं, बाकी कोई मुकाबले में नहीं रहेगा। अच्छा, अब जब मुकाबला हो ही रहा है तो ये भी बता दीजिए कि कांग्रेस का कप्तान कौन होगा? कांग्रेस का कप्तान बनाया ना हमने, जगदीश भाई ठाकुर। वो तो आपके प्रेसिडेंट है। अगर आप 125 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। तो जब अगर आप सरकार बना रहे हैं तो कांग्रेस में से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा बना के अगर हम सरकार बनाएंगे तो इसका मतलब हमारे पास मजबूत संगठन नहीं है। लड़ती चुनाव कौन लड़ता है? मुख्यमंत्री का चेहरा थोड़ी लड़ता है, पार्टी लड़ती है, संगठन लड़ता है। हम एक मजबूत संगठन बनाएंगे जिसमें सब लोग लड़ेंगे। मतलब इसको सस्पेंस रखा जाएगा आखिरी तक? नहीं, ये अधिकार ही उनका है। जो चुन के आएंगे 125, जैसा मैंने कहा, तो 125 लोग चुन के आएंगे, उनकी मीटिंग होगी, वो तय करेंगे कि हमारा नेता ये होगा। कोई रोड मैप तो तैयार किया होगा कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे? 1 साल है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने ऑर्गेनाइजेशन को आप मजबूत करेंगे? हमारे जिला का ऑर्गेनाइजेशन, हमारा तालुका का ऑर्गेनाइजेशन, हमारा बूथ, हमारा नारा रहेगा कि बूथ जीतो, गुजरात जीतो। बूथ मैनेजमेंट पे फोकस करने उसी जा पे रहे फोकस करेंगे। और आप उस पे आप समय आने दीजिए, 2-3 महीने में आपको नजर भी आने लगेगा। हैं। मतलब आने वाले दिनों में ये कह सकते हैं कि गुजरात में कांग्रेस एक होके मैदान में दिखेगी, या तो वो चुनावी मैदान हो तो भी, या वो आंदोलन का कांग्रेस मैदान तो हो अभी तो भी भी। एक ही है। रघु जी, नहीं है एक। नहीं, मैं कह रहा हूं आपको, देखिए, मतभेद होना अलग बात होती है। हम पार्टी में एक हैं, एक विषय पे मेरे विचार अलग हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं। अल्टीमेटली जब फील्ड में लड़ाई का टाइम आता है, हम सब लोग एकजुट होकर जाते ही है ना। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो आने वाले दिनों में कांग्रेस में भी परिवर्तन और गुजरात में कांग्रेस का परिवर्तन देखने मिलेगा, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल। हमारे घर को हम कैसे मजबूत करेंगे, ये हम घर में तय करेंगे, और उसको फिर जब हम आएंगे एक्शन में तब नजर आएगा। आप क्लियर, इस बार कांग्रेस क्लियर है कि वो यूनाइटेड होके चुनाव के मैदान में जाएगी? 101% पूरी पार्टी एकजुट रहेगी। चुनाव के मैदान में मुद्दों के आधार पर जाएंगे। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मजबूत रहेगा और इश्यू बेस्ड अटैक होगा बीजेपी के ऊपर। अब उनको आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, आरोप कांग्रेस लगाएगी, वो तो सत्ता में बैठे। वो अपनी उपलब्धि बताएं, आरोप लगाने का काम कांग्रेस पे छोड़ दे। मतलब इस बार आपको परिवर्तन की उम्मीद है? बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर उम्मीद नहीं होगी तो कैसे आगे बढ़ेंगे, बताइए आप।
चलिए, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। તો આ હતા કોંગ્રેસ ગુજરાતના પ્રભારી રઘુ શર્મા, જેમનું સ્પષ્ટ માનવું છે કે આ વખતે ચૂંટણીના મેદાનમાં કોંગ્રેસ એક થઈને અને ધમાકેદાર રીતે એન્ટ્રી કરશે, ન માત્ર એન્ટ્રી કરશે પરંતુ સરકાર પણ બનાવશે। 125નું લક્ષ્યાંક અને તેની માટેની રણનીતિ પણ તૈયાર થઈ ચૂકી છે તેવું પણ કહી રહ્યા છે। જોશ તો અત્યારે પૂરો છે, જોવાનું એ છે કે જનતાને સમજાવવામાં કેટલા સફળ થાય છે અને ચૂંટણીના મેદાનમાં શું પરિણામ આવે છે। હાલ માટે આટલું જ। દેશ અને દુનિયાની ખબરો માટે જોડાયેલા રહો TV9 સાથે।